हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आप सबकी डिमांड थी कि जनरल साइंस पे कुछ और क्वेश्चंस लाए जाएं। तो आई हैव डिसाइडेड कि हम 7 से 8 वीडियो लेक्चर्स जो है जनरल साइंस पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं मिक्स क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ, उसमें बायो भी हो, फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री भी हो, और ऐसे क्वेश्चंस हो जो प्रीवियस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि जनरली देखा गया है कि डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन अक्सर जीकेएसएस भी पूछ लेता है अपने एग्जाम्स में। ठीक है, सो हम यही ट्राई करेंगे और ऑल्टरनेट डेज पे हम करेंगे। एक दिन हम करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज ओनली। ठीक है, सो आज मैं आपके लिए कुछ और जनरल साइंस पे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और एज यू ऑल नो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। अब एग्जाम आपके नवंबर से पहले नहीं होने वाले, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अब आप आराम से अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उसके लिए अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारी ऐप, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से भी मिल जाएगी, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां जेकेपीएसआई और जेकेपी कांस्टेबल इन दोनों के कोर्स हैं, आप जाके वो ले सकते हैं और जो ये एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है इसे फ्रूटफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज कि आपको बताना है कि प्लांट किस तरह से अपनी स्ट्रक्चर से पानी को लूज करते हैं। ठीक है, वाटर को किस तरह से अपनी बॉडी से लूज करते हैं, बाय विच प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस है, यूटिलेशन, इमेनेशन और ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो है वो होती है लीव्स के थ्रू। ठीक है, लीव्स के डॉर्सल सरफेस पे, उनकी दो सरफेस होती है, एक ऊपर वाली और नीचे वाली, डॉर्सल एंड वेंट्रल उसे कहते हैं। तो डॉर्सल सरफेस पे स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्टोमेटा। स्ट्रक्चर होते हैं स्टोमेटा। उस स्टोमेटा पे सेल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड गॉड सेल्स। वो गॉड सेल्स ओपन और क्लोज होते हैं जिसके थ्रू जो है पानी एटमॉस्फेयर में लूज होता है। अब डेजर्ट एरिया में, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ड्राई एरियाज में, डेजर्ट एरिया में जहां पे रेनफॉल बड़ी कम होती है, वहां प्लांट्स को पानी को कंजर्व करके रखना होता है, रिटेन करके रखना होता है। तो ये जो लीव्स होते हैं, ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करने के लिए ये रिड्यूस हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, जैसे आपने कैक्टस में देखा होगा। ठीक है, लीव्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं नीडल्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से उनका जो आप एक तरह से कहें एरिया कम हो जाता है और ट्रांसपिरेशन नहीं होती। एक और मॉडिफिकेशन होती है दैट इज ऑफ वैक्स कोटिंग। जो भी डिजर्ट एरिया में प्लांट्स पाए जाते हैं, आप देखेंगे उनके पत्तों पे ना वैक्स की एक कोटिंग होती है। ये भी सिर्फ इसलिए कि ट्रांसपिरेशन को अवॉइड किया जा सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी जो है उसे कंजर्व किया जा सके, रिटेन किया जा सके। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रांसपिरेशन। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर, लीव्स पे होते हैं ये गॉड सेल्स और ये है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर और दिस इज गॉड सेल। अब आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी किस रे की होती है, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और गामा रेज। सो द करेक्ट आंसर इज रेडियो वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें, सो दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स होती है। ठीक है, सो मूविंग फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो रेज, जो एनर्जी है ना वो डिक्रीज होती जाती है। मैक्सिमम एनर्जी इज ऑफ गामा रेज एंड मिनिमम एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स। और वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाती है, एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है और वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कौन सी रे की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, सो द करेक्ट आंसर विल बी रेडियो। तो रेडियो वेव्स की सबसे कम एनर्जी और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो अगर हम इनके रिलेशन की बात करें, सो द रिलेशन बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर किसी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इट मींस अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज होगा, ए डिक्रीज हो रहा है तो बी भी डिक्रीज होगा। एंड व्हेन वी से दैट दे आर इन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, इट मींस ए अगर इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज होगा, ऑपोजिट इनका रिलेशन होगा। सिमिलरली इज विद द एनर्जी एंड वेवलेंथ। ठीक है, जिस रे की एनर्जी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। और यही हम देखते हैं यहां पर, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है और एनर्जी जो है वो मिनिमम है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको बताना है वातावरण में जो दबाव है एयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसे हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? मैनोमीटर, एमीटर, थर्मोमीटर और बैरोमीटर। मैनोमीटर से हम मेजर करते हैं फ्लूइड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, ठीक है। पानी में भी प्रेशर होता है, सी डाइविंग करते हैं, डाइवर्स प्रेशर फील होता है, सो दिस इज हेल्प इन द मेजर ऑफ फ्लूइड प्रेशर। एमीटर की बात करें तो ये करंट को मेजर करने में हेल्प करती है। थर्मामीटर, टेम्परेचर। सो द करेक्ट आंसर विल बी बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में हेल्प करता है बैरोमीटर। और हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते हैं, ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाता है, क्योंकि एयर की जो ब्लैंकेट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एयर की ब्लैंकेट जो है वो थिन हो जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। सो मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पाया जाता है? इट इज एट द लेवल ऑफ सी लेवल। और ये कितना होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट अ डिजीज दैट स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज। आपको बताना है वो कौन सी डिजीज है, उसको क्या कहते हैं जो कंट्रीज के अक्रॉस स्प्रेड हो जाती है। पैंडेमिक, एक्सोटिक, एपिडेमिक या एंडेमिक। एंडेमिक की बात करें तो ये वो डिजीज है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन की नेटिव है, नेटिव टू वो लोकेशन की वहां अक्सर ये चीज पाई जाती है, ठीक है। आम जनता पे ये कॉमनली पाई जाती है। आप देखेंगे तो किसी ना किसी हर तीसरे या 10वें बंदे में वो पर्टिकुलर डिजीज होगी, ठीक है। दैट इज नेटिव टू दैट लोकेशन। एपिडेमिक की बात करें तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक लार्ज स्केल पे वो डिजीज स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई महामारी, हम कहते हैं ना महामारी फैल गई, लेकिन वो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे है। अगर कोई महामारी फैलती है सपोज बिहार में, पर यूपी पे उसका इंपैक्ट नहीं है, जेएंडके पे उसका इंपैक्ट नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। लेकिन जब वही पर्टिकुलर डिजीज बॉर्डर्स भी क्रॉस कर देती है, ठीक है, बॉर्डर सिर्फ स्टेट के नहीं, कंट्रीज के भी बॉर्डर्स क्रॉस कर देती है, जैसे कि एग्जांपल हमारा था कोरोना वायरस, ठीक है। सो पैंडेमिक इज द करेक्ट आंसर। पैंडेमिक इज अ टाइप ऑफ डिजीज जो अक्रॉस कंट्रीज फैलती है। किसी एक पर्टिकुलर जगह पर लार्ज स्केल पे फैलेगी तो एपिडेमिक कहेंगे, अक्रॉस बॉर्डर्स फैलेगी तो पैंडेमिक कहेंगे। और अक्सर जो जनरल पॉपुलेशन में पाई जाती है, जैसे अगर हम बात करें तो चिकन पॉक्स की अगर हम बात करें, चिकन पॉक्स इज एंडेमिक, ठीक है, बच्चों में भी देखा जाता है, ठीक है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में डोगरी में अक्सर माता भी कहते हैं कि बच्चों में माता निकले। चिकन पॉक्स इज एंडेमिक, ठीक है, वो अक्सर पाई जाती है। और एपिडेमिक जैसे आप निपा वायरस की कहें कि हाँ निपा वायरस की महामारी उस पर्टिकुलर जगह पे अफ्रीका के एक पर्टिकुलर टाउन में या स्टेट में बहुत लार्ज स्केल पे पाई गई, ठीक है। इबोला वायरस को आप बोल सकते हैं, निपा वायरस को बोल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डेफिनेशन। अगर आप इसे रीड आउट करना चाहें पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट व्हाइल अदर इज नीदर हेल्प नॉर बेनिफिट। आपको बताना है उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को ना फायदा है ना नुकसान। सिम्बायोसिस का अगर एग्जांपल हम कहें तो लाइकन इज द बेस्ट एग्जांपल, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। एक होता है अलगे और एक होता है फंगाई। अलगे जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो फूड प्रिपेयर करता है और फूड प्रिपेयर करके वो प्रोवाइड करता है टू द फंगाई, और इन टर्न फंगाई अलगे को क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेल्टर। तो ये दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज अ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म एक ही बात है, जहां दोनों को बेनिफिट हो रहा है। पैरासाइटिज्म की बात करें तो एक को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान होता है। मस्कीटो की आप एग्जांपल ले लें, ठीक है, वो ब्लड पे फीड करता है, आपको नुकसान हो रहा है, वो ब्लड खा रहा है, उससे फायदा हो रहा है, ठीक है। इंसेक्ट्स की बात कर ले जो फीड करते हैं एनिमल्स के ब्लड पर, दैट इज ऑल्सो पैरासाइटिक। सो यहां पूछ रहे हैं कि एक को फायदा है, दूसरे को ना बेनिफिट ना नुकसान है, दैट विल बी द कमेंसलिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जो छोटी फिशेस होती है वो अक्सर बड़ी फिशेस है, जैसे वेल हो गई, उनकी बॉडी पे रहती है, ठीक है, उनकी बॉडी पे वो स्टे करती है और उनके साथ वो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, और वो वेल जो भी खाना खाती है उनका जो रिमेन रह जाता है वो उस पर फीड ऑन करती है। तो वेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना वो उनकी बॉडी से कुछ ले रही है ना उसको कोई इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वेल is neither getting benefited nor getting any type of harmful impact. But जो small fish है उसको क्या हो रहा है, एक तो वो travel कर पा रही है और दूसरा जो whale का left over है वो feed कर लेती है। So that is called commensalism. ठीक है, so the correct answer is B.
Here is sort of symbiosis. म्यूचुअलिज्म का एक और एग्जांपल है जहां पे फ्लावर और बटरफ्लाई का है। बटरफ्लाई नेक्टर पे फीड करती है फ्लावर के, और फ्लावर को इन टर्न क्या मिलता है, पॉलिनेशन मिलता है। ठीक है, उसके पोलन्स को डिफरेंट जगह पे ले जाते हैं और उसकी पॉलिनेशन होती है। कमेंसलिज्म का मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। प्रीडेशन का है जहां पे कार्निवोरस हर्बिवोरस एनिमल्स पे फीड करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्किन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आपको बताना है इनमें से कौन सी एनिमल है जो स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। कॉकरोच, अर्थवर्म, शार्क या व्हेल। व्हेल की बात करें तो इसका लंग्स है, शार्क गिल्स के थ्रू करते हैं, कॉकरोच स्मॉल होल्स होते हैं उनकी बॉडी पे जिनको स्पाइरेकल्स कहते हैं, ये इनके थ्रू रेस्पायर करते हैं। एंड अर्थवर्म रेस्पायर थ्रू स्किन, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है उसे कहते हैं पल्मनरी रेस्पिरेशन, और जो स्किन के थ्रू होती है दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस। एक और टाइप की रेस्पिरेशन होती है बक्कल। ठीक है, जो मुंह की स्किन होती है ना, मुंह के अंदर वाली स्किन होती है, उसको बक्कल रेस्पिरेशन कहते हैं। फ्रॉग जनरली लंग्स और बक्कल दोनों को यूज करते हैं रेस्पायर करने के लिए। एम्फीबियंस। ठीक है, बड़े आगे चलिए। ओके हाँ, आपको बताना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से मायोपिया जो है वो बॉडी के किस पार्ट को जो इंपैक्ट करता है। यू हैव टू टेल कि मायोपिया अफेक्टेड विच पार्ट ऑफ बॉडी, कौन से ऑर्गन को इंपैक्ट करता है। लंग्स, ब्रेन, आईज और ईयर्स। ठीक है, मायोपिया की बात करें, मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में दूर की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती, पास की चीजें आसानी से दिख जाती हैं। सो मायोपिया को ही कहा जाता है शॉर्ट साइटेडनेस। दिखाई नहीं दे रही है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस इंपैक्ट द आईज, ये आई का डिफेक्ट है। और दूसरा कॉमन आई डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, इसमें पास से चीजें अच्छे से विजिबल नहीं होती, दूर से है पास से नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस। ठीक है, करेक्ट करना हो मायोपिया को तो कनकेव लेंस यूज करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया को करना हो तो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर है मायोपिया में क्या होता है, नॉर्मली आप कोई भी चीज देखते हैं आप तभी उसको देख पाते हैं, आपका ब्रेन उसे इंटरप्रेट कर पाता है जब उसकी इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है यहां। ठीक है, मायोपिया में क्या हो रहा है, रेटिना पे नहीं उसके आगे इमेज बनती है। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया पे क्या हो रही है, बियॉन्ड रेटिना बन रही है। तो इसे करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज कर लेते हैं। सो जब कन्वेक्स लेंस से होके लाइट जाती है तो फाइनली रेटिना पे इमेज बन जाती है, और इसको करेक्ट करने के लिए हम कनकेव लेंस को यूज करते हैं। जब इमेज जाती है फाइनली रेटिना पे बन जाती है। ठीक है, तो मायोपिया में बिफोर रेटिना बनती है और हाइपरमेट्रोपिया में आफ्टर बनती है, तो हम करेक्ट करने के लिए अलग अलग लेंस की यूज करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, आपको बताना है इसमें से ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो आप एलिमिनेट टेक्निक यूज कर सकते हैं, जहां जहां अमोनिया है आप उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सभी ग्रीन हाउस गैसेस के नाम को आपको जानना है, तो दीज आर द लिस्ट। मीथेन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, और मीथेन किसका मेजर कंपोनेंट होता है, दैट इज, बताइए मुझे, हमने किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेन किस गैस का जो मेन कंपोनेंट है, दैट इज मीथेन। चलिए, प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आपको बताना है प्रेशर कुकर कौन से प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। यू ऑल नो कि प्रेशर कुकर पे खाना बड़ी जल्दी बन जाता है, आपको उसका प्रिंसिपल बताना है। क्या वो बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करता है प्रेशर अप्लाई करके, क्या वो फूड ग्रेन को सॉफ्ट करता है, सॉफ्ट करता है प्रेशर अप्लाई करके, क्या वो फूड ग्रेन्स को सॉफ्ट करता है प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करके, और क्या वो बॉइलिंग पॉइंट को लो करता है प्रेशर अप्लाई करके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रेशर कुकर में जब खाने के साथ पानी डाल के उसे बंद किया जाता है और उसे हीट दी जाती है, तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि उस टेम्परेचर पे जहां पे कोई भी लिक्विड वेपराइज हो जाता है, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरली वाटर गेट वेपराइज एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो वहां पे जब वो हीट आउट होता है, स्टीम क्रिएट होती है, स्टीम से प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर जनरेट होता है, और वो प्रेशर पानी के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है।
अब उस टेम्परेचर को रीच करने के लिए कि जहां पर पानी बॉईल होना शुरू हो जाए, हमें ज्यादा एक्सेस हीट की जरूरत होती है, और वो हीट इन टर्न खाने को पकाने में यूज होती है। जो भी स्टीम कुकर के अंदर बन गई है, वो स्टीम प्रेस करती है, फोर्स करती है उस हीट को खाने के बीच में डालने के लिए, ठीक है, जिससे कि खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, रेज हो रहा है वाटर का ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। और प्रेशर हमेशा स्टैंडर्ड बना रहता है वहां पे, क्योंकि जो एक्सेस प्रेशर होता है वो विसल के थ्रू रिलीज आउट होता रहता है, तो एक कांस्टेंट प्रेशर जो है विद इन कंटेनर बनता है। ठीक है, चले आगे। क्योंकि देखिए अगर बॉइलिंग पॉइंट को इजीली रेज होगा ना, तो पानी जो है वो वेपराइज हो जाएगा और खाना उतनी जल्दी पक नहीं पाएगा, ठीक है ना। पानी का आप बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो फटाफट उस वेपराइज हो गया और वो जल गया, और जो खाना बच गया वो पका नहीं, वो जलना शुरू हो जाएगा। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे, वो उतनी जल्दी वेपराइज नहीं होगा, जो एक्सेस हीट होगी वो खाने को पकाने में यूज हो जाएगी और पानी तब तक वही रहेगा। तो जितना भी उसका न्यूट्रिएंट या जितने भी उसके आप एक तरह से कहें ना टेस्ट जो है उसका, उसके स्पाइसेस का जो वो विद इन रहता है, ठीक है। एक तो उसको बंद किया हुआ है तो वो उसको इवेपोरेट भी नहीं होने देता, तो उसका जो टेस्ट भी है वो विद इन जो फूड मटेरियल है उसके अंदर ही रहता है और वो जल्दी पक भी जाता है, ठीक है। सिल्वरवेयर टर्न्स ब्लैक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, आपको बताना है कि जो सिल्वर की ज्वेलरी है, यूटेंसिल्स है, वो काले हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। वो क्यों होते हैं? नाइट्रेट की कोटिंग की वजह से, सल्फाइड की, क्लोराइड की, या ऑक्साइड की। सो द करेक्ट आंसर इज सल्फाइड, ठीक है। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उसके साथ सिल्वर रिएक्ट करता है और ये बनाता है सिल्वर सल्फाइड, और उसके साथ ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। और ये जो सिल्वर सल्फाइड की लेयर होती है वही यूटेंसिल्स के ऊपर जो है हमें दिखाई देती है, या ऑर्नामेंट्स के ऊपर दिखाई देती है, ज्वेलरी के ऊपर दिखाई देती है। In deep sea diving, divers use a mixture of gases consisting of oxygen and, आपको बताना है कि जो डीप सी डाइवर्स हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, वो अपनी ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस को यूज करते हैं, ठीक है। तो अपनी ब्रीदिंग को इजी बनाने के लिए और किसी भी तरह की आप बोले एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन के साथ जो सिलेंडर्स में यूज की जाती है वो होती है हीलियम, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फ्लूइड में भी प्रेशर होता है, पानी में भी प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम मैनोमीटर से मेजर करते हैं। और ऑल्टीट्यूड में जब हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, लेकिन जब हम डेप्थ में जाते हैं ना, डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे ही आप पानी के बीच में जाएंगे, जितनी डेप्थ में जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। अब डीप सी डाइवर एकदम डेप्थ में गया, अब वो नीचे से ऊपर आएगा, तो क्या हो रहा है, जब वो नीचे से ऊपर आ रहा है प्रेशर हो रहा है डिक्रीज। तो जब एकदम से प्रेशर डिक्रीज होता है ना, जब वो स्पीड में ऊपर आते हैं, तो एक डिजीज होने का खतरा होता है, एक डिकम्प्रेशन सिकनेस होने का खतरा होता है। डिजीज तो नहीं कहेंगे इसको, सिकनेस बोलेंगे, डिकम्प्रेशन सिकनेस, कि जो भी गैसेस ऑक्सीजन सिलेंडर में होंगी वो अगर हमारे ब्लड में इजीली डिसॉल्व है ना, तो जैसे ही प्रेशर कम होगा वो एकदम से उसमें से बबल्स बनाने लगेंगी, ठीक है। तो डिकम्प्रेशन सिकनेस होने के चांसेस होते हैं। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में मिक्स किया जाता है हीलियम, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होता है हमारे ब्लड में, ठीक है। ब्लड में सॉल्युबल नहीं होता है, तो इजिली आप जो है, जो डाइवर्स जो है वो ऊपर आ पाते हैं। प्रेशर में जो चेंज होता है उसकी वजह से डिकम्प्रेशन सिकनेस उन्हें फील नहीं होती। अदरवाइज अगर नाइट्रोजन डाला जाए तो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व हो जैसे ही प्रेशर कम होता है तो वो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में बबल्स बना देता है, जिसकी वजह से डिकम्प्रेशन सिकनेस हो जाती है, ठीक है। सो द अदर गैस इज हीलियम। Which of the following gases are used in fire extinguisher? फायर एक्सटिंग्विशर आप सभी ने देखे होंगे, आजकल घरों में भी रखे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो फायर के एक्सीडेंट है वो बहुत कॉमन हो गए हैं। आपको बताना है वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए किसी भी चीज को जलने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, दूसरा उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, जितना लो इग्निशन टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी आग लगेगी। तीसरा प्रेजेंस ऑफ एयर होनी चाहिए या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। तो अगर आग को बुझाना है, या तो उसके इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा दो, तो वो कैसे करोगे, पानी फेंक के, ठीक है। फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, पानी स्प्रे करते हैं, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। अब एयर की प्रेजेंस क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, आप उसको डिस्टर्ब कर देंगे तो भी जो है आग जो है वो बुझ जाएगी, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को डिस्टर्ब करता है और आग बुझ जाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक और होते हैं जिसमें होता है मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट। एक सिलेंडर में दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक कंपार्टमेंट में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक में होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जब नॉब को ऑन किया जाता है, दोनों कंपार्टमेंट्स में से ये दोनों रिलीज होते हैं, मिक्स होते हैं और ये इन टर्न बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, वही आग को बुझाएगा। ठीक है, सो एक में ये भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि ये किस तरह से आग बुझाएंगे। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बाय प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जो आग को बुझाता है। दिस इज द फायर एक्सटिंग्विशर। च्युइंग गम इज मेड फ्रॉम, आपको बताना है च्युइंग गम के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। ठीक है, गम, रेजिन, टैनिन की लेटेक्स, तो ये सभी प्लांट के बाय प्रोडक्ट्स हैं। रेजिन जो है वो होता है च्युइंग गम में, इसके साथ होते हैं वैक्स जो उसको सॉफ्ट बनाता है, साथ ही होते हैं इलास्टोमर्स जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आप च्यू करते हैं ना तो वो खत्म ही नहीं होता है कभी, आप च्यू करते रहे जितना मर्जी, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इलास्टोमर्स से आती है। बाकी फ्लेवरिंग एजेंट्स भी होते हैं, स्वीटनर्स भी होते हैं, बट बेसिकली दीज थ्री आर द कंपोनेंट। तो रेजिन जो होते हैं दैट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ च्युइंग गम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी? इजी क्वेश्चन है, आप सबको आना चाहिए और आई होप कि सबको आता भी होगा। थंबनेल्स, क्रेनियल बोन्स ऑफ द हेड, इनेमल ऑफ द टीथ और स्पाइनल वर्टिब्रे। तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज इनेमल ऑफ द टीथ। हमारे दांतों की जो ऊपर वाली कवरिंग होती है, आप देखिए कितनी हार्ड है, स्टिल जो हमारे दांतों में बैक्टीरियाज होते हैं वो उसे खत्म कर देते हैं स्लोली एंड स्टेडली। थंबनेल्स में केराटिन होता है जो हमारे बालों में भी पाया जाता है। क्रेनियल बोन्स की कहें तो हमारे स्कल की बोन जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है, और साथ में स्पाइनल वर्टिब्रे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें जो हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं अपने मन के, कहते हैं ना किसी को लग गई है या अगर खड़ा नहीं हो पा रहा है कि उसके मन के हिल गए हैं, सो दैट इज द वर्टिब्रास। ठीक है, स्पाइनल वर्टिब्रे। द ऑर्डिनरी एंड मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट ऑफ साउंड बाय ह्यूमन ईयर, टॉलरेंस लिमिट बतानी है आपको। ऐसा नहीं है कि उसके बियॉन्ड आप सुन नहीं सकते, सुन सकते हैं, बट दैट इज हार्मफुल फॉर योर ईयर। ठीक है, आपको हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकती है, हेडेक हो सकती है और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो टॉलरेंस लिमिट क्या है? डेसिबल इज द यूनिट, so the correct answer is option B, 60 to 80 decibel. So this is the tolerance limit. आपको देखनी हो तो these are the various limits कि जहां पे कौन कौन सी साउंड है जिसकी कितनी डेसिबल वैल्यू रहती है। लाइक विस्परी इज अराउंड 40 डेसिबल, बस सिटी ट्रैफिक की 85 डेसिबल है, रॉक कंसर्ट की इट इज 110 डेसिबल। तो ऐसा नहीं कि रॉक कंसर्ट में आप जाते हैं तो आप सुन नहीं सकते, आप सुन सकते हैं, बट प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपके कानों के लिए वो हार्मफुल होगा। ठीक है, प्लेन टेकिंग ऑफ 120 डेसिबल एंड 140 इज अराउंड गन शॉट फायर। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आप सबको पता भी होगा, वी ऑल नो कि आसमान क्यों दिखाई देता है नीला? क्योंकि स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग के फिनोमिना से। अब आपको बताना है वो पर्टिकुलर स्कैटरिंग का फिनोमिना क्या है। ठीक है, व्हाट इज दैट? रेली स्कैटरिंग, ब्लैक स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग और नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज रेली स्कैटरिंग। ठीक है, और ब्लू क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो ब्लू रे है, ब्लू लाइट है, वो मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है, और रेली फिनोमिना की वजह से ना स्कैटरिंग जो होती है, इसके अकॉर्डिंगली स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 पावर ऑफ वेवलेंथ। किसी रे की जितनी वेवलेंथ है उसकी रेज टू पावर 4 की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्कैटरिंग। ठीक है, तो जितनी कम लेंथ होगी, वेवलेंथ होगी, उतनी ज्यादा उसकी स्कैटरिंग। ठीक है, सो ब्लू लाइट जो है वो मैक्सिमम स्कैटर होती है, दैट्स वाई जो स्काई जो है हमें ब्लू दिखाई देती है, एंड द पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड रेली स्कैटरिंग। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई डिवाइस, एम्पलीफाई करने के लिए? ट्रांसफॉर्मर्स, डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। ट्रांसफॉर्मर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, डायोड जो है वो एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में जो करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। कैपेसिटर जो है वो स्टोर करते हैं करंट को। तो एम्पलीफायर डिवाइस जो है दैट इज ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है वो होते हैं एम्पलीफाइंग डिवाइस। सो द विटामिन नेसेसरी फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, आपको बताना है
कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, बी, के, सी या ए? बी की बात करें तो बी है बी कॉम्प्लेक्स, इसमें से आप B1 को ध्यान रखें जिसको थायामीन कहते हैं और जिसकी डेफिशिएंसी से होती है बेरी बेरी। सी को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, डेफिशिएंसी से होती है स्कर्वी और मोस्टली ग्रीन सिट्रस फ्रूट में होता है। ई की बात करें तो इसे टोकोफिरॉल कहते हैं और जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं स्किन के लिए, स्किन लाइटनिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। कोआगुलेशन में काम आता है के, जिसको फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन के। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, आपको बताना है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, क्या वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, प्लाज्मा है या स्टेट ऑफ कंडेंस मैटर है? तो 3 स्टेट ऑफ मैटर तो हम सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन कम्स द 4th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा, एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है कि ये क्या है, किस तरह से इन्वेंट हुआ, जस्ट यू नीड टू नो कि ये एक्चुअल में ये चीज क्या है। दिस इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर। I think this is the last question. Yes. Okay. A car undergoes a uniform circular motion. The acceleration of the car is. एक कार जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रही है, आपको उसकी एक्सेलरेशन बतानी। क्या वो 0 है? 0 तो नहीं हो सकती, ठीक है, उसकी वैल्यू बनेगी। अब आप देखिए, जब अगर कार सर्कुलर मोशन में जा रही है ना, तो स्पीड में भी उसकी सेम हो, पर वेलोसिटी उसकी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन इसकी यहां पर है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो वेलोसिटी चेंज होगी, सो एक्सेलरेशन विल आल्सो गेट चेंज, सो इट विल नॉट बी कांस्टेंट। सो द करेक्ट आंसर इज नॉन जीरो बट नॉट अ कांस्टेंट। सो जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है, वो कार की एक तो नॉन जीरो होगी, उसकी कोई वैल्यू जरूर होगी, साथ ही वो कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसके साथ आज के जो हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगेन मैं आपके लिए जनरल साइंस पे बेस्ड कुछ नए क्वेश्चंस लेके आऊंगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।